नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन अड्डा के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज की क्लास में दोस्तों जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कि 1857 की क्रांति, जो कि राजस्थान के स्पेशल रेफ़रेंस में अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं अपन स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति से 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आरएस से लेके अपन 4th ग्रेड तक के एग्ज़ाम की बात करें, तो हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर इस टॉपिक को अपन कवर कर लेंगे तो अपना 1 से 2 प्रश्न जो है वो कंफर्म हो जाएँगे। तो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे कि जो आज की क्लास में अपन आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि 1857 की क्रांति स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे कि उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो अपन करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो राजस्थानी रियासतों पर था कि ब्रिटिश नियंत्रण में थी राजस्थानी रियासतें, तो उनके भी पीछे कुछ कारण था कि क्या कारण थे कि उन कारणों की वजह से जो है राजस्थानी जो रियासतें थी, वो ब्रिटिश नियंत्रण में रहने के लिए लालायित थी। तो अपन देखते हैं उन कारणों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहला जो कारण है दोस्तों, वो था मराठों का आक्रमण। मराठों के आक्रमण की वजह से जो था कि जो रियासतें थी अपनी राजस्थान की, उनका वो हो गया था कि उनको ब्रिटिश नियंत्रण में सुरक्षा मिल रही थी। ठीक है दोस्तों। दूसरे जो कारण की बात करें तो वो कारण आता है पिंडारियों की लूटपाट। उस टाइम में क्या था कि जो पिंडारी थे वो लूटपाट करते थे। तो ब्रिटिश नियंत्रण में आने के कारण क्या था कि उन रियासतों को जो है संरक्षण प्राप्त हो गया था। तो ये 2 कारण थे। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा अपन कारण देखें तो सामंत जो थे उनके द्वारा विद्रोह किए जा रहे थे उस टाइम पे। तो उस विद्रोह को से निपटने के लिए राजा क्या करता था कि उसने सोचा कि क्यों ना अपन ब्रिटिश नियंत्रण को स्वीकार कर ले। उससे क्या होगा कि ये जो जितने भी सामंती विद्रोह है, इनसे अपने को सुरक्षा मिल जाएगी दोस्तों। अगला जो कारण है वो दोस्तों है कि रियासतों के आपस में झगड़े होते थे। जैसे आपस में एक रियासत है, उसका दूसरी रियासत से झगड़ा हो गया और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पतन में जा रही थी। तो ये 4 कारण थे जिनकी वजह से जो है जो अपनी रियासतें थी, देशी रियासतें, उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश नियंत्रण में रहना ही ठीक रहेगा। उससे क्या है कि इन 4-5 कारणों से जो है उनको सुरक्षा प्राप्त होगी दोस्तों। तो उस टाइम पे क्या था दोस्तों कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो व्यापार और निजी क्षेत्र में व्यापार के उद्देश्य से आई थी। वो इस उद्देश्य से नहीं आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे जाके शासन करेगी। वो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आई थी। लेकिन बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ दोस्तों कि उसका जो उद्देश्य था वो परिवर्तित होने लगा और उसने बाद में जाके जो शासन का जो रूप है वो धारण कर लिया था। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अपन करते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको ये 4 कारण बता ही दिए हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दोस्तों व्यापारिक कंपनी थी और निजी कंपनी थी दोस्तों। पहले व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब क्या हुआ कि दोस्तों धीरे-धीरे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो है महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और उसने क्या है धीरे-धीरे जो है अपने जो पैर हैं, वो राजनीतिक सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए भी बढ़ा दिए। तो जैसा कि दोस्तों अपन देख पा रहे हैं और इस कारण से क्या है कि राजनीतिक जो उसकी है, उसने अपना दायरा बढ़ाने के लिए क्या किया कि उसने कुछ युद्ध किए। तो उसमें जो सबसे पहला जो उसने युद्ध किया, वो दोस्तों किया था 1757 में प्लासी का युद्ध किया था। उसमें उसने क्या किया कि कंपनी की जो शक्ति थी उसका प्रदर्शन उसने दोस्तों किया था। ठीक है दोस्तों। तो प्लासी का युद्ध था, वो सबसे पहले उन्होंने लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब बात करते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। तो अगला जो युद्ध दोस्तों देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि बेढारा का युद्ध किया था, जो कि 1759 में किया था और इसमें जो है इन्होंने डच प्रतिनिधित्व को वो बाहर किया था। ठीक है दोस्तों। अब अगला युद्ध अपन देखने वाले हैं वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था और इसमें जो इसने फ्रेंच कंपनी की प्रतिद्वंदिता थी उसको समाप्त किया था। ये क्यों कर रही थी? ये कंपनी इसलिए कर रही थी कि धीरे-धीरे जो थे डच थे, फ्रेंच फ्रेंच थे, इन सबको क्या है कि जो इनका प्रतिनिधित्व था उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना था और जो रियासतें थी वो ये सोच रही थी कि ये जो कंपनी है ये हमारी सुरक्षा कर रही है। वो जो कंपनी थी वो सुरक्षा नहीं दे रही थी, वो ये कर रही थी कि वो अपना जो पैर थे वो पसार रही थी और उसके लिए क्या करना था कि ये जो डच थे, फ्रेंच थे, इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो अगला जो युद्ध देखने वाले हैं वो है 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो इसके माध्यम से जो है कंपनी ने अपनी जो श्रेष्ठता थी उसको साबित कर दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में बात आती है कि 1772 ईस्वी थी, उसमें क्या था कि नवाब की जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों और उसमें जो है उसके बाद में क्या है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति कर दी गई है। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों कि वॉरेन हेस्टिंग्स था
ये जो है एक जो रिंग फेंस की जो नीति है, घेरे की जो नीति थी, ये पॉलिसी ये लेके आया दोस्तों। ठीक है, इसके तहत क्या था कि जो अवध था उसको जो है बफर राज्य के रूप में विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि एक नेपोलियन बोनापार्ट रूपी जो खतरा आ रहा था उससे भारत जैसे उपनिवेश था, भारत उस टाइम में क्या उपनिवेश था, तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो उसके लिए जो है वेलेजली था, उसको जो है भारत भेजा गया दोस्तों। वेलेजली को भारत भेजा गया था उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि वेलेजली था, उसको भारत भेजा और इसने जो है घेरे की नीति के तहत जो है सहायक संधि की शुरुआत की दोस्तों। और इस सहायक संधि में ये क्या करता था कि जिस रियासत से सहायक संधि करता था उसके तहत ये क्या करता था कि उस रियासत को ब्रिटिश संरक्षण में ये ले लेता था और उस रियासत को जो है बाहरी जो खतरे होते थे उनसे उसकी सुरक्षा करता था। जैसे कि मैंने 5-7 जो भी रीजन बताए, बाहरी खतरे या सामंतों का विद्रोह हो गया, जैसे पिंडारियों की लूटपाट हो गई, मराठों की लूटपाट हो गई, इनसे जो है ये सुरक्षा प्रदान करता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो वेलेजली था ये घेरे की नीति अपनाई इसने और ये क्या करता था कि इसके तहत इसने सहायक संधि की शुरुआत की। तो सहायक संधि में ये क्या करता था दोस्तों कि उसमें ये करता था कि कोई भी रियासत थी तो उसको ब्रिटिश संरक्षण के अधीन ये ले लेता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगली जो बात आती है वो ये आती है कि सहायक संधि थी, तो पहली सहायक संधि किसने की, तो अपन जो मेजर मेजर 2-3 सहायक संधि है उनको एक बार देख लेते हैं। तो उसमें अगर अपन देखें तो सितंबर 1830 3 सॉरी 1803 नहीं, सितंबर 1803 में जो है भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह जी ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, ये रणजीत सिंह जी इन्होंने क्या की थी कि सितंबर 1803 में इन्होंने सहायक संधि कर ली थी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि नवंबर 1803 में जो है अलवर के बख्तावर सिंह जी है उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब अपन देखें कि बख्तावर सिंह जी ने भी कर दी है सहायक संधि पर हस्ताक्षर। तो 1804 में ही जो है धौलपुर महाराजा कीरत सिंह जी ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि वेलेजली के जो उत्तराधिकारी थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे जॉर्ज बार्लो, इनके द्वारा जो है अलवर और भरतपुर को छोड़कर अन्य राज्यों के साथ जो सहायक संधियां की गई थी उनको अमान्य घोषित कर दिया था। जैसे धौलपुर से की थी तो इसको भी जो है इन्होंने अमान्य घोषित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि इसके बाद में 1813 में जो है जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है वो आते हैं और इन्होंने क्या किया कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति को अपनाया। ठीक है दोस्तों, अधीनस्थ पृथक्करण की जो संधि है उसकी शुरुआत की। तो उसमें जो है दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो है 2 या 3 पॉइंट है, जैसे कि परम सत्ता का सिद्धांत हो गया, हस्तक्षेप की नीति और युद्ध एवं शांति की नीति। इसके तहत इन्होंने क्या किया कि ये जो अधीनस्थ पृथक्करण की संधि थी इसके तहत ये परम सत्ता का सिद्धांत, हस्तक्षेप की नीति, युद्ध एवं शांति की नीति, इसके तहत इसके इन तीनों के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो ये विस्तार किया, किसका क्षेत्र का विस्तार इन्होंने किया। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन देखते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, इन्होंने क्या है कि दिल्ली के रेजिमेंट चार्ल्स मैटकॉप को जो है चार्ल्स मैटकॉप को इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने चार्ल्स मैटकॉप को रियासतों से संधि का प्रारूप तय करने के लिए इन्होंने नियुक्त किया। और इन्होंने इसके बाद में क्या हुआ कि चार्ल्स मैटकॉप को इन्होंने नियुक्त किया तो 1817 से लेकर 1823 तक कुछ संधियां हुई। तो अब बात कर लेते हैं अपन उन संधियों में कि कौन सी रियासत ने कब संधि की। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम कौन किसका शासक था। तो सबसे पहले जो संधि की, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि जो पहले की, वो की थी करौली ने। करौली के उस टाइम पे जो है शासक वो कौन थे, हरबख्श पाल सिंह थे। तो इन्होंने किस तिथि को की, 9 नवंबर और 1817 ईस्वी को जो है सबसे पहले संधि की थी करौली ने। उस टाइम पे इसके शासक कौन थे, हरबख्श पाल सिंह थे। अब बात आती है दोस्तों दूसरी रियासत की, तो सेकंड करौली के बाद में जो है टोंक रियासत ने संधि की थी और टोंक के जो है शासक वो कौन थे, वो थे आमिर खान पिंडारी थे। और इसकी तिथि की बात करें तो 15 नवंबर 1817 को जो है टोंक ने वो अधीनस्थ पृथक्करण की संधि कर ली थी। अब थर्ड अपन बात करें तो थर्ड रियासत जो थी वो थी कोटा, और कोटा के जो शासक थे वो थे उमेद सिंह जी। और तिथि की बात करें तो तिथि थी 25 नवंबर 1817 ईस्वी की। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ अपन बात करें तो फोर्थ पे आती है जोधपुर रियासत। तो जोधपुर रियासत के जो शासक थे वो थे मानसिंह राठौर थे, और जो तारीख थी वो थी 9 जनवरी 1818 ईस्वी। अब फोर्थ पे अपन बात करें
तो फोर्थ पे जो संधि की थी वो थी उदयपुर रियासत ने की थी, और उदयपुर के जो शासक थे वो थे भीम सिंह जी। ठीक है दोस्तों, और ये तिथि थी वो थी 22 जनवरी 1818 ईस्वी को। अब उसके बाद में जो बात करें अपन उदयपुर के बाद में, तो बूंदी ने की थी, और बूंदी के जो शासक थे वो थे बिशन सिंह जी थे। इन्होंने 10 फरवरी 1818 को इन्होंने संधि की थी दोस्तों। अब अगले क्रम में अपन बात करें तो बीकानेर रियासत आती है। जो बीकानेर रियासत के उस टाइम शासक थे, अधीनस्थ संधि की थी उस टाइम, तो वो थे अपने सूरत सिंह जी थे। और तिथि की बात करें तो 18 मार्च और 1818 ईस्वी को बीकानेर के सूरत सिंह जी ने संधि की थी। इसी क्रम में अगर अगला पढ़े तो अगला जो रियासत आती है वो आती है किशनगढ़, और किशनगढ़ रियासत के जो शासक थे वो कल्याण सिंह जी थे दोस्तों। और इस तिथि की अगर बात करें अपन तो 7 अप्रैल 1818 को जो है किशनगढ़ के कल्याण सिंह जी ने जो है अधीनस्थ पृथककरण की संधि कर ली थी। अब बात आती है जयपुर की, तो इसी क्रम में अगली जो रियासत थी वो जयपुर थी, और जयपुर के जो है जगत सिंह द्वितीय ने ये संधि की थी। और ये जो संधि की थी 15 अप्रैल 1818 ईस्वी को दोस्तों की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अगली अगली रियासत प्रतापगढ़ थी। तो प्रतापगढ़ रियासत के जो है सामंत सिंह जी ने ये संधि की थी, और ये तिथि थी 5 अक्टूबर 1818 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अब अगली इसी क्रम में बात आती है जैसलमेर की। जैसलमेर के शासक थे वो दोस्तों उस टाइम जो थे वो मूलराज जी थे, और मूलराज जी जो थे 2 जनवरी 1819 ईस्वी को संधि की थी। देख रहे हो आप कि 1818 के बाद में मूलराज जी ने जो है जैसलमेर के शासक 1819 ईस्वी में इन्होंने संधि की थी। अब अगली बात आती है कि अंतिम रियासत कौन सी थी, तो सिरोही थी। सिरोही के शिव सिंह जी ने की थी, और वो कब की थी, 11 सितंबर 1823 ईस्वी को की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अपन ने ये पढ़ा कि अधीनस्थ पृथक्करण की जो संधि की थी उसमें किस रियासत का कौन सा क्रम था, तो सबसे पहले जो करौली ने की थी, सबसे पहली जो रियासत थी करौली थी। करौली के शासक हरबख्श पाल सिंह जी थे, और इन्होंने जो संधि की थी 9 नवंबर 1817 को की थी। अंतिम रियासत देखे तो सिरोही थी, और सिरोही के शिव सिंह जी थे शासक, और 11 सितंबर 1823 ईस्वी को की थी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अपन ने अधीनस्थ संधि की जो क्रम है वो अपन ने पढ़ा कि कौन सी रियासत पहली थी और कौन सी अंतिम थी, सबकी तिथि पढ़ी और सबके जो है शासक पढ़े। हो सकता है कि आपको एग्जाम में रियासत दे दे और उनके शासकों को मैच करवा दिया जाए, ये प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि आरपीएससी और आरएसबी बोर्ड जो है वो अभी इस ट्रेंड में चल रहे हैं कि वो 4 पॉइंट को मिला के एक प्रश्न बना रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि 4 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया जा रहा है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। तो आगे की तरफ अपन देखें तो दोस्तों जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि जो नवीनतम रियासत थी वो झालावाड़ थी। सबसे जो नवीन रियासत थी वो झालावाड़ थी दोस्तों। और ये जो है यहाँ के जो शासक है मदन सिंह जी थे, और 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को इन्होंने जो अधीनस्थ संधि कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो वो झालावाड़ थी। झालावाड़ के जो शासक थे वो मदन सिंह जी थे, और इसने जो है 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को अधीनस्थ संधि कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो कंपनी है उन्होंने 1818 ईस्वी में जो है दौलत राव सिंधिया जी से जो है अजमेर को प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, और 1832 ईस्वी में जो है अजमेर में अजमेर कमिश्नरी की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर कमिश्नरी का जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था वो माउंट आबू था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि यहाँ पे जो है एजीजी बैठता था, एजीजी की नियुक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, अब प्रथम एजीजी जो था वो सर लॉकेट था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम एजीजी कौन था, तो प्रथम एजीजी सर लॉकेट था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो क्या बोलते हैं ये प्रथम एजीजी ये थे, तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक के काल में नियुक्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन अगली अगली। तो अपन ने जो है पृष्ठभूमि जो है तैयार कर ली है। अब बात आती है कि 5 जो बटालियन थी, सैन्य बटालियन का गठन हुआ था विलियम बेंटिक के काल में। तो वो जो बटालियन थी, कौन कौन सी बटालियन थी, कौन सी बटालियन का मुख्यालय कहाँ था और कौन सी तारीख को एक गठन हुआ था। क्योंकि ये जो सैन्य बटालियन है, जोधपुर लीजियन हो गई, मेरवाड़ा हो गई बटालियन हो गई, मेवाड़ भीलकोर हो गई, तो इनसे क्या है हर एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सैन्य बटालियन का गठन हुआ, पहले नंबर पे देखे तो मेर बटालियन दोस्तों।
तो मेर बटालियन आती है पहले नंबर पे। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1822 से 23 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो ब्यावर अजमेर था दोस्तों। तो मेर बटालियन जो है उसकी स्थापना 1822 से 23 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्यावर अजमेर था दोस्तों। अब बात आती है सेकंड बटालियन। सेकंड पे देखें तो शेखावाटी ब्रिगेड थी। ठीक है दोस्तों, 1834 ईस्वी में हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो झुंझुनू था। सेकंड बटालियन आती है शेखावाटी ब्रिगेड। इसका जो मुख्यालय है वो झुंझुनू है, और इसकी जो स्थापना वो 1834 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो अपन ने दो बटालियन जो है वो पढ़ लिया। अब चलते हैं, अब दूसरी बटालियन में भी अपन चलते हैं कि ये जो बटालियन हुई थी, ये जो है मेजर हेनरी फॉरेस्टर की अध्यक्षता में गठित हुई थी। और ये जो बात आती है कि डूंगजी जवाहर जी का संबंध है वो कौन सी बटालियन से आता है, तो डूंगजी और जवाहर जी का जो संबंध है वो शेखावाटी ब्रिगेड से आता है। प्रश्न ये भी बन सकता है, आपको पता ही है ये डूंगजी है दोस्तों। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आपको भी पता है कि इंसान ही काम करवाता है कंप्यूटर से, तो कई बार हो जाती है मिस्टेक्स। अब बात करते हैं तीसरी बटालियन की, तो जोधपुर लीजियन की बात आती है। जोधपुर लीजियन की जो स्थापना हुई वो 1835 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय एरिनपुरा पाली था। तो जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835, मुख्यालय एरिनपुरा पाली था। अब चौथी की बात आती है मेवाड़ भील कोर, जिसे शॉर्ट में एमबीसी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1841 ईस्वी में हुई। मुख्यालय जो है खेरवाड़ा उदयपुर था। अब मेर बटालियन अलग है दोस्तों, एमबीसी अलग है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, मेर बटालियन का जो मुख्यालय है वो है ब्यावर। एमबीसी का जो मुख्यालय है मेवाड़ भीलकोर का, वो जो अपन देखे तो खेरवाड़ा उदयपुर है। उसकी जो स्थापना हुई 22-23 में, और इसकी 1841 में हुई थी। अब जो पांचवी और अंतिम जो बटालियन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोटा कंटिजेंट की। तो इसकी जो स्थापना हुई 1838 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नीमच और देवली था। ठीक है दोस्तों, अब जो अपन ने है पृष्ठभूमि तो तैयार कर ली है, क्योंकि अपन को ये इसलिए पढ़ना जरूरी था दोस्तों कि अगर ये अपने को पता नहीं होता तो हो सकता था कि अपन जो 1857 की क्रांति पढ़ते कि जोधपुर लीजियन क्या था, ये एमबीसी क्या थी, नीमच छावनी क्या थी, एरिनपुरा छावनी क्या थी, तो ये अपने को पता नहीं होता। तो इसलिए ये जो पृष्ठभूमि जो तैयार करनी थी वो अपन ने पृष्ठभूमि तैयार कर ली है। अब देख लेते हैं अपन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो बात करते हैं कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जैसा कि अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय बोल वो गवर्नर जनरल कौन था, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा विलियम बेंटिंग जी जो थे वो बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, ये जो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन था। अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो सी राजगोपालाचारी जी थे। यहां से भी जैसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, अगर वन लाइनर क्वेश्चन बने तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि लॉर्ड जो डलहौजी थे, इन्होंने जो है अपनी हड़प की नीति के तहत क्या किया इन्होंने कि करौली जो रियासत थी उसका विलय कर लिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हुआ कि निदेशक मंडल था, इन्होंने क्या किया कि हस्तक्षेप किया, तो करौली का जो विलय था उसको निरस्त कर दिया गया। अब दोस्तों बात आती है कि देशी रियासतें कर रहे हैं, तो भारत में कितनी देशी रियासतें थी, तो भारत में 562 थी। राजस्थान में कितनी थी, तो राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो 562 भारत में और 19 जो थी वो राजस्थान में थी। तो अब अपन ने जैसा कि पृष्ठभूमि तो तैयार कर ली है, अब अपन स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति की दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े अच्छे से आराम से अपन पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ से जो दो प्रश्न आते हैं, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने ये क्लास अटेंड की है तो दो प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप बड़े अच्छे से इसको कर पाओगे। तो जैसा कि अपन देखें कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम इंग्लैंड का जो पीएम था वो पाम्पस्टन था दोस्तों, और भारत का जो गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय तो कैनिंग था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है दोस्तों। अब बात आती है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अपन पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात आती है कि अपन ने गवर्नर जनरल पढ़ा, तो राजस्थान में एजीजी था। तो एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है दोस्तों। अब कुछ इंपोर्टेंट रियासतें हैं, तो उनमें पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति थी। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अपन देखते हैं कि किस रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। तो सबसे पहले अपन बात करें मेवाड़। मेवाड़ में जो था सावर्स था दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ में जो था मोकमेसन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जयपुर का ईडन था, कोटा का बर्टन था, सिरोही का जेडी हॉल था, और जो भरतपुर है वहां का मॉरिसन था। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने पढ़ा कि मेवाड़ का सोवर्स था, जयपुर का ईडन था, ठीक है दोस्तों, और भरतपुर का मॉरिसन था, और कोटा का बर्टन था, और सिरोही का जेडी हॉल था, और मारवाड़ का मोकमेसन था। तो ये जो छह जो पॉलिटिकल एजेंट पढ़े दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। हो सकता है आपको चार दे दे और कह दे निम्न में से असत्य कौन सा है, तो आपको ये छह के छह याद होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इनको भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना, जैसा कि मेवाड़ का सावर्स था, ठीक है, जयपुर का ईडन था, कोटा का बर्टन था, भरतपुर का मॉरिसन था, और मारवाड़ का मोकमेसन था, सिरोही का जेडी हॉल था। तो इन छह के छह जो पॉलिटिकल एजेंट है, इनको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है और इनको याद कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपन ने जैसे कि पृष्ठभूमि बना ली है, अब बात करते हैं। अब जो बात आती है दोस्तों, वो बात आती है कि जो राजस्थान में छह सैन्य छावनियां थी, कौन कौन सी थी? तो जो दोस्तों पहली है वो है नसीराबाद छावनी थी। ठीक है दोस्तों। दूसरी अपन बात करें तो एरिनपुरा थी। ठीक है दोस्तों, नसीराबाद छावनी थी पहले पे, दूसरे पे नीमच, तीसरी देवली, चौथी एरिनपुरा, पांचवी ब्यावर, और छठी जो छावनी थी वो थी खेरवाड़ा छावनी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति के ऊपर आता है, जो अपन पढ़ना चाह रहे हैं, जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, अपन अब उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं जैसा कि आपको बताऊं कि जो विद्रोह की शुरुआत थी भारत में, वो मेरठ में हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। अब क्या होता है कि इस मेरठ में जो विद्रोह हुआ, इसकी जो सूचना है वो पहुंचती है कहां पे? माउंट आबू। कब पहुंचती है? 19 मई 1857 को माउंट आबू पहुंचती है। अब दोस्तों माउंट आबू क्या था? तो माउंट आबू जो था, अजमेर कमिश्नरी जो था, वहां का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था दोस्तों। ठीक है। अब इसकी सूचना यहाँ पहुंच जाती है। अब अजमेर कमिश्नरी जो था, वहां पे क्या था? खजाना भी था, शस्त्रागार भी था, और उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को दी गई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से क्या होता है कि ये सुरक्षा की जिम्मेदारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को थी, तो इसको जो है यहाँ से ट्रांसफर करके और नसीराबाद छावनी में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दोस्तों। तो क्या होता है कि इनमें जो है अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है, और यहाँ पे जो है ब्यावर की दो अन्य छावनी वो बटालियन को लगा दिया जाता है सुरक्षा के लिए। अब इनको जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहाँ डाल दिया जाता है, इसके साथ में 30वीं पैदल रेजिमेंट के साथ में। तो दोस्तों इनके क्या है कि अविश्वास की भावना होती है कि हम इतने टाइम से सुरक्षा दे रहे थे, क्या कारण रहा कि वहां हमें जो है यहाँ से ट्रांसफर करके और वापस नसीराबाद छावनी में डाल दिया गया। तो इस वजह से क्या होता है कि इनमें अविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब जो है इनके ऊपर जो है गश्त कौन करता है? तो वो करता है बंबई लॉन्सर्स करता है दोस्तों। अब अविश्वास का जन्म हो चुका था, तो दोस्तों क्या होता है कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये क्या करती है कि 28 मई 1857 को जो है नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत होती है दोस्तों। फिर ये क्या करते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है, 28 मई 1857 को नसीराबाद में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों इस विद्रोह की जो सूचना है वो कहाँ पहुंचती है? नीमच छावनी में कोटा कंटिजेंट जो बटालियन लगी हुई थी, वहां पे ये सूचना पहुंचती है दोस्तों। तो क्या होता है कि 3 जून को ये लोग क्या करते हैं कि विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह के बाद कोटा कंटिजेंट जो है वो देवली छावनी में पहुंच जाती है दोस्तों। यहाँ से क्या होता है कि 5 जून को ये आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो है अपन देख रहे हैं कि राजस्थान में जो है 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत होती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो एरिनपुरा छावनी है जो कि पाली की है, जहां पे क्या कि जोधपुर लीजियन जो बटालियन थी वो थी, तो वहां पे जो है विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो यहाँ पे जो है विद्रोह की शुरुआत 21 अगस्त को होती है दोस्तों।
माउंट आबू में होती है। फिर यहाँ से क्या होता है कि आउगा आते हैं दोस्तों। इस तरीके से अपन ने देखा कि 4 बटालियन, 4 छावनी थी। नसीराबाद, सबसे पहले नसीराबाद में 28 मई को होती है। फिर इसकी सूचना जाती है नीमच में, 3 जून को नीमच में होती है, 5 जून को जो है देवली में होती है, और 21 अगस्त को एरनपुरा में होती है। तो ये 4 जो है छावनियां, इनमें राजस्थान में 1857 की क्रांति होती है। बाकी की 2 छावनियां उनका क्या, तो उनमें जो है 1857 की क्रांति को लेके कोई विद्रोह नहीं होता है। जैसा कि आप देख पा रहे, ब्यावर छावनी थी अजमेर में, और खेरवाना छावनी उदयपुर में। यहाँ पे मेर बटालियन थी, यहाँ मेवाड़ बिलकोर थी। इन्होंने जो है विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया दोस्तों। ठीक है, तो अपन ने जो है ऊपर ऊपरी पढ़ लिया है कि कहाँ पे क्या हुआ और किस तरीके से क्या 1857 की शुरुआत हुई। तो अब दोस्तों अपन क्या करेंगे कि अब आगे अपन एक एक छावनी को अलग अलग से पढ़ेंगे, कहाँ पे किस अधिकारी ने हिस्सा लिया, किस अधिकारी को मारा, किस अधिकारी की जो है हत्या कर दी गई, और क्या क्या कार्यक्रम हुआ, घटनाएं हुई, वो सारा अपन विस्तृत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपन ने ऊपर से देखा है कि 1857 की क्रांति कैसे क्या हुई। जैसा कि मैंने बताया आपको, एजीजी को प्राप्त हुई, 19 को इसकी सूचना मिली, और इन्होंने क्या किया कि स्थानांतरण कर दिया। अब अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नसीराबाद छावनी। तो नसीराबाद छावनी में क्या था कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो 30वीं पैदल रेजिमेंट के साथ तैनात होती है। कब तैनात होती है, 19 मई को, जब इसकी सूचना एजीजी को मिलती है, पैट्रिक लॉरेंस को। तो वो क्या करता है कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसको ट्रांसफर करता है नसीराबाद छावनी में। तो इससे क्या होता है, अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसी समय एक जो है वो अफवाह फैलती है, रूमर्स फैलता है कि जो आटा है उसमें जो है हड्डियों का मिलाव हो रखा है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आटे में जो है हड्डियों का चूरा मिला दिया गया है। ये एक रूमर्स फैलता है वहां पे कि भाई आटे में जो है हड्डियों का चूरा मिला दिया गया है। और इस कारण क्या होता है कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, वो 28 मई 1857 को जो है विद्रोह कर देती है, और 30वीं जो रेजिमेंट है वो भी इससे मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये दिल्ली कूच करते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं नसीराबाद छावनी में विद्रोह को। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसमें जो अंग्रेज अधिकारी है, न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, ये तो मारे जाते हैं। लॉक और हार्डी है वो घायल हो जाते हैं। विशेष ध्यान रखना है, कौन से अधिकारी नसीराबाद छावनी में मारे जाते हैं, न्यूबरी और स्पॉटिसवुड। ठीक है, और लॉक और हार्डी है जो घायल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो नसीराबाद छावनी थी वो राजस्थान की सबसे बड़ी और शक्तिशाली छावनी थी। अगर वहां पे विद्रोह हुआ है तो दूसरी छावनी में विद्रोह होना बहुत जरूरी था। ठीक है दोस्तों, अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नसीराबाद अपन ने पढ़ लिया। अब अगली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन नीमच छावनी। तो नीमच छावनी में जो है कोटा कंटिजेंट, ये कोरा नहीं है, कोटा कंटिजेंट की टुकड़ी नियुक्त थी। अब दोस्तों क्या होता है कि नसीराबाद की जो विद्रोह की सूचना है, वो कर्नल मिलते ही कर्नल एबोर्ड जो है वो सभी सैनिकों को एकत्रित करता है और स्वामी भक्ति की जो है शपथ दिलाता है दोस्तों। और वो कहता है कि स्वामी भक्ति की शपथ है, ऐसे आपको ये करना है वो करना है। लेकिन क्या होता है कि एक वो घुड़सवार होता है मोहम्मद अली बैग। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद अली बैग जी जो है वो होते हैं, वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने अवध के मामले में अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम क्यों करें, इसलिए हम भी इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहकर ये क्या, हीरा सिंह जो सिपाही होता है उसके साथ मिल जाता है, और 3 जून 1857 को जो है नीमच में भी विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से शाहपुरा जाते हैं, शाहपुरा से निम्बाहेड़ा जाता है, निम्बाहेड़ा से देवली जाता है, देवली से टोंक, और आगरा होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये नीमच में भी कार्यक्रम चलता है। तो नीमच की बात आती है दोस्तों, तो अपने को ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली बेग, कर्नल एबोट को सूचना मिलती है, तो वो क्या करता है कि सभी भारतीय सैनिकों को एकत्रित करता है और उनको जो है शपथ दिलाता है स्वामी भक्ति की, कि आपको अंग्रेजों के प्रति लॉयल रहना है। लेकिन वहां पे क्या है कि अवध वाले मामले को लेकर कहता है कि जब अंग्रेज ही नहीं रहे लॉयल तो हम क्यों रहे, ऐसा नहीं होगा। और वो जो है हीरा सिंह के साथ मिलकर जो है विद्रोह की शुरुआत कर देता है दोस्तों। अब बात आती है कुछ घटनाओं की, तो डुंगला घटना पढ़ते हैं अपन। डुंगला घटना नीमच छावनी से संबंधित है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि डुंगला गांव है कहाँ का, चित्तौड़ का, और यहाँ के जो किसान है जो कि रूंगा राम है, इनके यहाँ जो है अंग्रेज परिवार शरण लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब जो है डूंगाराम की सूचना मिलती है तो अंग्रेज परिवार को जग मंदिर महल में रोका जाता है दोस्तों। ठीक है। अब क्या होता है कि 8 जून 1857 को जो क्या है कि जो सावर्स है वो कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सहायता से जो है वापस से नीमच पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नीमच पर वापस अधिकार हो गया। कब हुआ है? 8 जून 1857 को। ठीक है, कौन? सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सहायता से। अब दोस्तों अगली जो अपन छावनी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले देवली। जैसा कि अपन ने नसीराबाद, नीमच पढ़ लिए, अब अगली जो है वो है देवली। इसमें जो है 5 जून 1857 को मीर आलम खां के नेतृत्व में दोस्तों होता है जो देवली छावनी है, इसमें जो है विद्रोह होता है 5 जून 1857 को। किसके नेतृत्व में होता है? तो मीर आलम खां के नेतृत्व में होता है। कहां पे होता है दोस्तों? तो वो जो है देवली छावनी में होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगली जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों कि एरिनपुरा जो छावनी है उसमें जो विद्रोह है उसको अपन देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एरिनपुरा जो छावनी है उसमें जो है जोधपुर लीजियन की सैनिक टुकड़ी नियुक्त थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, जोधपुर लीजियन की एक सैनिक टुकड़ी नियुक्त थी। अब क्या होता है कि ये जो टुकड़ी है ये माउंट आबू में एक स्थानीय विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था इनको। लेकिन ये क्या करते हैं कि इसमें जो है कुछ सैनिक होता है जैसे कि तिलक राम हो गया, शीतल प्रसाद हो गया और मोती खां, ये क्या है कि वहां पे विद्रोह कर देते हैं और ये नारा देते हैं कि क्या बोलते हैं, मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का ये नारा देता है। कौन देते हैं? शीतल राम देता है, तिलक राम देता है और मोती खां देता है। ये तीन लोग मिलके ये नारा देते हैं कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का ये नारा देते हैं। और ये क्या करते हैं कि आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास ये पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां पे ये क्या करते हैं, जो आउआ का ठाकुर जो कुशाल सिंह है वो इनका नेतृत्व स्वीकार करता है और ये क्या करते हैं कि सुगाली माता और कामेश्वर महादेव का जो मंदिर है पाली में उसमें जो है एक गुप्त बैठक का आयोजन करते हैं दोस्तों। अब जो एरिनपुरा छावनी है इसमें क्या दो युद्ध होते हैं जिनको अपन पढ़ते हैं, जहां से कि प्रश्न आता है। तो पहला जो प्रश्न आता है दोस्तों वो आता है बिथोड़ा बिथोड़ा पाली का युद्ध, जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसको अच्छे से याद रखना है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो खुशाल सिंह के नेतृत्व वाली जो सेना होती है उसका जो सामना होता है अंग्रेज अधिकारी हीथकोट और जयपुर जोधपुर के जो है अनार सिंह जी जो है उनके साथ होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो सेना है ये इस युद्ध को जीत जाती है और इसमें क्या होता है, हीथकोट और अनार सिंह की पराजय होती है और अनार सिंह जी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों बात आती है सेकंड युद्ध की। तो ये जो सेकंड युद्ध अपन पढ़े एरिनपुरा छावनी के अंतर्गत, तो वो आता है दोस्तों गोरा और काला का युद्ध, जिसे कि अपन चेलावास पाली का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 18 सितंबर 1857 में हुआ था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेलावास पाली का युद्ध और गोरा और काला या गोरा का युद्ध भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जो ठाकुर कुशाल सिंह जी है इनके नेतृत्व वाली जो सेना है उसका जो युद्ध होता है वो मॉक मैसन और पैट्रिक लॉरेंस की सेना से होता है। ठीक है दोस्तों, और इनको भी जो है ये पराजित कर देते हैं। और ये दोस्तों क्या करते हैं कि मॉक मैसन की हत्या कर देते हैं और मॉक मैसन का जो सिर है उसको जो है आउआ के किले पर लटका देते हैं। आउआ के किले पर लटका देते हैं दोस्तों। मॉक मैसन का जो सिर है उसको आउआ के किले पर लटका देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको दो युद्ध बताए, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा जो कि पाली में आता है 8 सितंबर 1857 को, चेलावास जिसे कि गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है, गोरे एवं काले का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1857 को होता है। जो पहला जो युद्ध था बिथोड़ा का उसमें जो है हीथकोट को परास्त किया जाता है, दूसरे में जो है मॉक मैसन को परास्त किया जाता है और मॉक मैसन का सिर जो है आउआ के किले के बाहर जो गेट है उस पर लटका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो अपन आगे चले तो आगे अपन बात करें तो जनवरी 1858 में जो है कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली सेना ने आउवा पर अधिकार कर लिया। यानी अब आउवा पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है दोस्तों। अब क्या होता है कि आउवा पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो ठाकुर खुशाल सिंह जी है वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि कर्नल जो है वहां पे सुगाली माता की जो मूर्ति है उसे अजमेर ले आते हैं। जो अपने ये है कर्नल होम्स, ये क्या करते हैं कि वहां से सुगाली माता की मूर्ति ले आते हैं। तो अपन कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं सुगाली माता मंदिर के बारे में। तो सुगाली माता का जो मंदिर है वो आउआ पाली में स्थित था दोस्तों। और ये जो है आउआ के ठाकुरों की कुलदेवी थी।
ठीक है दोस्तों, इसको जो है 10 सिर व 54 हाथ थे, सुगाली माता की जो प्रतिमा उसके 10 सिर और 54 हाथ थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 1857 की देवी भी कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो थे अपन ने देखे। अब चर्चा अगर अपन ने कामेश्वर महादेव मंदिर की है तो उसे भी देख लेते हैं। तो ये जो कामेश्वर महादेव मंदिर है ये भी आउवा में था, भगवान शिव को समर्पित था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है जोधपुर लीजियन की गतिविधियों का केंद्र ये रहा था। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो 8 अगस्त 1857 को जो है आउवा के ठाकुर जो है खुशहाल सिंह जी, उन्होंने जो है नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया, कि सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण का मतलब कि इन्होंने जो है सरेंडर कर दिया। अब बात आती है 10 नवंबर 1860 को जो है मेजर टेलर आयोग ने जो है गवाही के अभाव में जो है अपने ठाकुर जो खुशहाल सिंह जी थे उनको बरी कर दिया, कि आप निर्दोष हो, और उनको जो बरी कर दिया। क्यों बरी किया? कि कोई गवाही नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि कोटा का विद्रोह। कोटा में भी विद्रोह हुआ था। कोटा में विद्रोह किसने किया था? तो दोस्तों उस टाइम जब कोटा में विद्रोह हुआ तो कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे उस टाइम कोटा के शासक। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? बर्टन थे। ठीक है दोस्तों, बर्टन थे। अब यदि बात करें विद्रोही नेता की, तो जयदयाल मेहराब खां और ये लोग जो थे, जियालाल और रतन लाल जी जो थे, ये 4 लोग थे यहाँ के विद्रोही नेता थे। मेनली जो याद रखना है वो जयदयाल और मेहराब का याद रखना है, और हो सकता है कि आजकल नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग जियालाल और रतन लाल को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें विद्रोह की तिथि, तो 15 अक्टूबर 1857 को जो है कोटा में विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मेन इंपोर्टेंट जो घटना की अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोटा में जो विद्रोह हुआ उसमें जो मेजर बर्टन थे 12 अक्टूबर को जो नीमच से लौटे थे ये। ठीक है दोस्तों, और 14 अक्टूबर को जो है महाराव राम सिंह को सलाह दी कि वे जयदयाल व मेहराब खां को दंडित करें, क्योंकि ये जनता में विद्रोह की भावना फैला रहे थे। तो मेजर बर्टन जो कि नीमच से यहाँ लौटे थे, उन्होंने राम सिंह द्वितीय को कहा कि ये जयदयाल और मेहराब खां को जो है दंडित करे, क्योंकि ये विद्रोह का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि 15 अक्टूबर को सुबह ही जो है जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जो है विद्रोह होता है। वहां पे क्या होता है कि बर्टन और उसके 2 पुत्र और डॉक्टर सैडलर काटम की जो है हत्या कर बर्टन का जो सिर होता है पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है दोस्तों। जिससे क्या होता है कि जनता के मन में जो अंग्रेजों के प्रति जो डर था कि वे अंग्रेजों से हम हार नहीं सकते, वो दूर हो जाता है, और उनको जो है जन सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, और जो है कोटा पर जो है 6 महीने तक विद्रोहियों का नियंत्रण रहता है दोस्तों। कितने महीने तक? 6 महीने तक जो है कोटा पर विद्रोहियों का नियंत्रण रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटा में जो है सैडलर काटम है। ठीक है दोस्तों, बर्टन और उसके 2 पुत्र है, उनकी जो हत्या कर दी जाती है, और जो है आपके जो सैडलर काटम है, इनका बर्टन की जो हत्या कर उसका बर्टन का जो सिर है उसको पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो जनता में ये था कि अपन अंग्रेजों से नहीं जीत सकते, अंग्रेजों से अपराजय रहेंगे, तो उसका जो डर है वो निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों। अब बात आती है कि जो मार्च 1858 की बात आती है। मार्च 1858 में क्या होता है दोस्तों कि जनरल रॉबर्टसन के नेतृत्व वाली सेना में जो क्या किया, करौली के मदनपाल की जो सहायता ली और राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया। ठीक है दोस्तों, और जयदयाल और मेहराब खां का क्या हुआ, तो इनको फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, इनको फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जयदयाल और मेहराब खां की किन टुकड़ियों ने विद्रोह किया, नेतृत्व किया, तो इन्होंने जो भवानी और नारायणी नाम की इनकी 2 टुकड़ियां थी, उन्होंने जो है विद्रोह किया था। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात आती है कुछ इंपोर्टेंट घटनाक्रम है, अपन उनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पुस्तकें कि कौन सी पुस्तक किसकी थी। तो यदि बात करें 1857 की, तो वो थी एस एन सेन की। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो बात करें दोस्तों पुस्तक की, तो वो आती है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि वीडी सावरकर की पुस्तक थी। अगली पुस्तक आती है द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि मजूमदार की थी। कई एग्जामों में ये पूछा भी जा चुका है कि द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 मजूमदार की पुस्तक है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अब बात आती है द ग्रेट रिबिलिएशन, जो कि अशोक मेहता जी की है, और राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, जो कि नाथूलाल खड़गावत की है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जयपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जयपुर में जो है विद्रोह की योजना जो है बजारत खां और सादुल्ला खां ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों,
किसने बनाई थी? वजारत खां व सादुल्ला खां ने बनवाई थी। लेकिन क्या होता है कि योजना की पोल खुल जाती है और इनको जो वजारत खां और सादुल्ला खां को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि राम सिंह द्वितीय जो थे, जयपुर के जो महाराजा थे, इनको सितारे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, इनकी स्वामी भक्ति के कारण से। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि बीकानेर में क्या घटना हुई, तो बात करते हैं बीकानेर की। उस समय जो बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह जी थे, वो एकमात्र ऐसे शासक थे जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर भी गए थे दोस्तों। ठीक है। और इनके जो इस कृत्य की जो रचना है वो बांकी दास के द्वारा इनकी आलोचना भी की गई थी। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि बांकी दास ने अपनी एक कविता है आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, इसके अंतर्गत क्या किया कि इन्होंने चेतना जगाई, जन जागृति को जगाने का प्रयास इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है बीकानेर और ग्वालियर के प्रसिद्ध व्यापारी अमरचंद भाटिया, जिन्हें कि अपन क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति के भामाशाह कहते हैं। इन्होंने जो है अपनी संपत्ति जो है तात्या टोपे और झांसी की रानी, जिसे कि लक्ष्मीबाई कहते हैं, उनको दान दे दी थी। तो अपने को ध्यान रखना है कि अमरचंद भाटिया जो कि ग्वालियर के प्रसिद्ध व्यापारी थे और बीकानेर निवासी थे, इन्होंने अपनी संपत्ति तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी। इन्हें जो है 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगली जो बात करें दोस्तों, तो आती है क्रांति का प्रतीक, जो कमल का फूल था वो सैन्य छावनी हेतु था। ठीक है दोस्तों। कमल का जो फूल था वो सैन्य छावनी हेतु था, जबकि रोटी थी वो ग्राम चौकीदारों हेतु थी। अब बात आती है दोस्तों धौलपुर में। धौलपुर में क्या घटनाक्रम हुआ, तो धौलपुर की अपन बात करें तो अक्टूबर 1857 को जो है रामचंद्र, देवा गुर्जर और हीरालाल, जो ये तीन थे, इन्होंने जो है धौलपुर में विद्रोह कर लिया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है सिख रेजिमेंट द्वारा दमन किया गया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो है इस विद्रोह के नरेश के आगमन पर जो है पटियाला नरेश ने जो है सेना भेजी थी। अब अगली बात करें तो अपन अगली में पढ़ेंगे कि कौन सी जो क्रांति हुई, क्रांति के समय किस रियासत का कौन शासक था। तो सबसे पहले अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर में उस टाइम जो राम सिंह द्वितीय शासक थे। अगली बात करें अलवर, अलवर में जो है उस समय विनय सिंह जी जो है शासक थे। ठीक है दोस्तों। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में है जो जसवंत सिंह जी शासक थे। ठीक है दोस्तों। अगली करौली के समय मदन पाल जी थे। बूंदी के राम सिंह जी थे। बूंदी के कौन थे? राम सिंह थे। ठीक है। करौली के मदन पाल जी थे। उदयपुर के कौन थे? तो महाराणा स्वरूप सिंह जी जो थे वो उदयपुर के जो है शासक थे। ठीक है दोस्तों। कोटा के कौन थे? कोटा के राम सिंह द्वितीय थे। ये 11 नहीं, राम सिंह द्वितीय ही है। ठीक है दोस्तों। बीकानेर के कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराजा सरदार सिंह, जो कि एकमात्र शासक थे जिन्होंने क्रांति को दबाने के लिए राजस्थान से बाहर भी अपनी सेना भेजी थी। ठीक है दोस्तों। अब टोंक में कौन थे? तो क्रांति के समय जो शासक थे वो वजीरुद्दौला थे। ठीक है दोस्तों। ये टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। सिरोही के समय कौन थे? तो सिरोही के समय जो शासक थे वो शिव सिंह जी थे। डूंगरपुर में कौन थे? तो डूंगरपुर में जो है उदय सिंह जी शासक थे। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है जैसलमेर की। तो जैसलमेर में जो रणजीत सिंह जी थे। झालावाड़ में कौन थे? तो पृथ्वी सिंह जी थे दोस्तों। धौलपुर, धौलपुर की बात आती है तो धौलपुर में कौन थे? धौलपुर में जो थे भगवंत सिंह जी थे। प्रतापगढ़ में कौन थे? तो प्रतापगढ़ में जो है दोस्तों दलपत सिंह जी थे। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी थे। अब अंतिम बात आती है जोधपुर। जोधपुर में जो है तखत सिंह जी थे शासक। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति है, उसमें जो है फेल होने के, असफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण आता है कि इनके पास कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, बिना प्लानिंग के ये चल रहे थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि इनके पास कुशल नेतृत्व की कमी थी। इनके पास कोई नेतृत्व नहीं था ढंग का। अगर अच्छा नेतृत्व होता तो हो सकता था कि अंग्रेज 200 साल पहले ही यहाँ से भाग जाते। ठीक है। सॉरी, 100 साल पहले यहाँ से निकल जाते। तो अपन बात करते हैं इसमें और भी कुछ कारणों की। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीय सुनियोजित योजना का अभाव था, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, और विद्रोहियों के पास संसाधनों की भी कमी थी। संसाधनों की भी कमी थी। और जो रियासतों के जो राजा थे उनका जो समर्थन प्राप्त नहीं था, और उन्होंने जो है अंग्रेजों को सहायता दी। जैसे कि अपने सरदार, बीकानेर के सरदार सिंह जी है दोस्तों। ठीक है। और बूंदी के राम सिंह है, जैसलमेर के रणजीत सिंह जी, ऐसे कुछ शासक थे जिन्होंने कि इनको सहायता नहीं देकर उल्टा अंग्रेजों को सहायता दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि 1857 से लेके 1947 के बीच की भी कुछ घटनाएं हैं, उनको भी अपन एक बार
मोटा-मोटी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न आ जाए, दिल्ली दरबार हुआ, इलाहाबाद दरबार हुआ, तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना अपन इनको भी एक बार देख ले। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है 1858 के इलाहाबाद दरबार की बात आती है। तो इसमें जो है दोस्तों महारानी की घोषणा को देशी राजाओं के सम्मुख घोषित करने के लिए कैनिंग जो थे, इनके द्वारा जो है इलाहाबाद दरबार जो है आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है रियासतों के विलय की नीति का परित्याग करने की घोषणा हुई। तो इलाहाबाद दरबार जो कि 1858 में आयोजित हुआ, इसमें जो है रियासतों के विलय को जो है परित्याग करने की घोषणा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आन प्रथा। आन प्रथा, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो आन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है महाराणा की सौगंध, यानी महाराणा की सौगंध है आपको। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो था कि ये जो मेवाड़ के जो व्यापारी थे वो इसको व्यापारिक लेन देन में इसको काम में लेते थे और इसको वैधता दे रखी थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि 1863 में जो है इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि 1864 में जो है इसकी पुनर्बहाली के लिए जो है अपने व्यवसायी जो है चंपालाल जी के नेतृत्व में जो है आम हड़ताल का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि अजमेर दरबार जो कि 1870 में आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर रहे हैं। तो वायसराय जो मेयो थे वो जो जब राजस्थान आए तो उनके स्वागत हेतु जो है अजमेर दरबार का आयोजन हुआ। इसमें जो है मेयो ने जो है रियासतों और अंग्रेजों के मध्य जो है खाई थी, सांस्कृतिक खाई थी, उसको जो है मेटने का काम किया और इसने जो है मेयो कॉलेज की घोषणा कर दी थी उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, और ये जो 1875 में जो है मेयो कॉलेज जाके स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप पढ़ते हैं ना मेयो कॉलेज ये 1875 में स्थापना हुई थी और ये लॉर्ड मेयो के स्थापना स्वागत के लिए जो आयोजित हुआ था अजमेर दरबार 1857 में। उस टाइम जो है ये जो अंग्रेजों और जो रियासतों के बीच जो खाई थी उसको पाटने के लिए जो है इसने घोषणा की थी कि यहाँ पे मेयो कॉलेज बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन दिसंबर 1875 ईस्वी की घटना पे। इसमें जो है प्रिंस अल्बर्ट है उनका जो है भारत आगमन होता है। उनके स्वागत हेतु जो है कलकत्ता दरबार का आयोजन होता है। फिर ये क्या करता है, जयपुर आता है दोस्तों। जयपुर के उस टाइम शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय थे और उस टाइम क्या होता है कि अल्बर्ट हॉल की नींव डलवाई जाती है दोस्तों। कौन डालता है, सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दिल्ली दरबार जो कि 1877 ईस्वी में हुआ था। अब बात आती है 1876 ईस्वी। उस टाइम में जो है महारानी विक्टोरिया उनको जो उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद की, जिसे कि सामान्य भारत की साम्राज्ञी कहा जाता है, ये जो उपाधि दी गई थी किसे दी गई थी, तो विक्टोरिया को दी गई थी। 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को ये उपाधि दी गई थी दोस्तों। इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, दिल्ली दरबार 1877 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है उस टाइम जो वायसराय थे वो मिलते। ठीक है दोस्तों, और इस दरबार में जो है राम सिंह जी जो थे उनको साम्राज्ञी का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दिल्ली दरबार 1877 में जो है जो राम सिंह जी थे जयपुर महाराजा, इनको जो है वो साम्राज्ञी का सलाहकार नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इस दरबार में जो है इन्होंने क्या किया कि अकालग्रस्त था उस टाइम भारत जो था, भारत में जो है अकाल था। तो उस टाइम जो है पत्रकारों में एक लेख लिखा था कि क्या बोलते हैं, जब रोम जल रहा था तो नीरो जो है वो बंसी बजा रहा था। ठीक है दोस्तों, इससे नाराज होकर जो लिटन है उसने जो है 1857 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1877 और भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किए। अब दोस्तों बात आती है दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी की। ठीक है, दिल्ली दरबार काफी हुए तो सबसे पहले अपन 1930 वाला पढ़ेंगे। तो ये जो है प्रिंस एल्बर्ट जो थे वो एडवर्ड सप्तम के नाम से जो है गद्दी पर बैठे थे। तो इनका जो राज्याभिषेक समारोह था उसमें जो है जयपुर महाराजा माधो सिंह जी जो है वो चांदी के बर्तनों में गंगाजल लेकर जयपुर गए। गंगाजल लेकर जयपुर क्यों गए, खुद के पीने के लिए पानी लेके गए, ना कि राजा के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे स्वयं के पीने के लिए कौन, जयपुर महाराजा माधो सिंह क्या लेके गए, गंगाजल लेके गए दोस्तों। किसमें लेके गए, चांदी के बर्तनों में लेके गए। ये जो चांदी के बर्तन है ये आपको आज भी सिटी पैलेस में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब
उत्सव के लिए जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किसके द्वारा किया गया, वायसराय करजन के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसमें जो है महाराणा फतेह सिंह जी शामिल नहीं हुए। फतेह सिंह जी शामिल क्यों नहीं हुए, कि इन्हें जो है केसरी सिंह जी के द्वारा जो है चेतावनी का चौंकिया लिखकर भेजा गया था, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये शामिल नहीं हुए। ये 13 सोरठे थे जो चेतावनी का चौंकिया, फतेह सिंह जी शामिल नहीं हुए थे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दिल्ली दरबार 1911 की। तो उस समय जो है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन और उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था दोस्तों। ये जो दरबार था, इस दरबार में जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने का निर्णय लिया गया, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली दरबार 1911 में जो है कलकत्ता के स्थान पर जो है दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट, ठीक है। और ये जो राजधानी परिवर्तन कब हुआ, 23 दिसंबर 1912 को हुआ, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब अगली जो बात करें, तो इसमें जो दिल्ली दरबार 1911 था, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। प्रश्न कई बार पूछा गया कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, 1911 में रद्द किया गया। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है दोस्तों। और महारानी मैरी जो थी पुष्कर गई, पुष्कर में जो है फिर एक जनाना महिलाओं के लिए जो है एक जनाना घाट बनाया, जिसका नाम मैरी घाट कर दिया गया, जिसे गांधी घाट भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, इनका भी अच्छा खासा था। तो इन्होंने जो है गंग नहर का निर्माण करवाया। सबसे पहले अपन इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, आपको पता है, इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया। इन्होंने जो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो अपनी दो सेना भेजी, कौन सी, गंगा रिसाला जो कि ऊंटों की सेना थी, पलटन थी, और शार्दुल लाइट इन्फेंट्री, इन दोनों को इन्होंने भेजी। क्यों भेजी, अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी, प्रथम विश्व युद्ध में भेजी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो है पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित हुआ 1919 में, उसमें भी गंगा सिंह जी जो है इन्होंने भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि राष्ट्र संघ का जो अधिवेशन हुआ उसमें भी इन्होंने भाग लिया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ कि जो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें जब ये भाग लेने जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि चांदमेल बेहड़ वगैरह जो बीकानेर के कुछ क्रांतिकारी है, तो वो जो है बीकानेर एक दिग्दर्शन नाम से एक पत्रिका है, उसको जो है बंटवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये नाराज हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो चंदन महल बहड़ है और गोपाल स्वामी है, इनके ऊपर 1932 में बीकानेर षड्यंत्र एक केस के नाम से मुकदमा चलता है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो पैरवी करता है वो रघुवर दयाल और मुक्ता प्रसाद के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ध्यान भाग लिया था, जैसा कि अपने को पता ही है। और अब चलते हैं अपन रोम नोट की तरफ चलते हैं। तो 1917 में दोस्तों क्या था, 1917 में दोस्तों जब महाराजा गंगा सिंह जी जो है युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेकर जब लौट रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि भारत सचिव जो ऑस्टिन चैम्बरलिन है, इन्हें जो है भारतीय समस्याओं को लिपिबद्ध कर भेजते हैं, भेजने के लिए कहा। लेकिन गंगा सिंह जी जो है वो तैयार नोट में भारत को साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य देने, देशी राज्यों के एक संघ का निर्माण करने का सुझाव दिया, और इसी को जो है रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आपसे आरएस मेंस में भी पूछा जा सकता है कि रोम नोट क्या था, तो आपको ये 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ये ध्यान रखना है। तो अपनी जो ये आज की क्लास है, ये केवल और केवल वनडे एग्जाम के लिए नहीं, आरएस मेंस के लिए भी है। अब बात आती है दोस्तों नरेंद्र मंडल, काफी चर्चित है, आपने कई एग्जामों में पूछा भी हो, देखा भी होगा, प्रश्न आता है कि नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसमें दो प्रावधान थे, वो क्या थे, महाराजा गंगा सिंह जी ने रोम नोट में मांग की इसकी, ठीक है दोस्तों। 1919 के एक्ट में इसका प्रावधान था। अब दोस्तों बात आती है इसकी स्थापना 1921 में, अलवर महाराजा जयसिंह ने जो है इसे नरेंद्र मंडल नाम दिया था। बात आती है नरेंद्र मंडल नाम किसने दिया, तो अलवर महाराजा जयसिंह जी ने जो है इसे अलवर मंडल नाम दिया था, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया, तो वो लाल किला दिल्ली में किया गया था, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया था। यह पूर्णतः सलाहकारी निकाय था दोस्तों, ये सिर्फ सलाहकारी निकाय था। इसमें जो वर्ष में एक बार बैठक होती थी, ठीक है दोस्तों, एक बार बैठक होगी, जिसकी जो अध्यक्षता है वो वायसराय करता था दोस्तों। वायसराय नहीं है तो कौन करेगा, चांसलर द्वारा की जाएगी इसकी जो अध्यक्षता है वो। प्रथम चांसलर कौन थे, महाराजा गंगा सिंह जी थे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है
तो देसी रियासत संबंधी का जो गठन किया गया वो बटलर कमेटी के द्वारा किया गया। गठन 1927 ईस्वी में। अध्यक्ष जो थे सरकोड बटलर थे। हो सकता है आपको बटलर समिति के सदस्य पूछ ले, तो आपको सिडने पिल और डब्ल्यू एस होल्सवर्थ ये दोनों याद रखने हैं दोस्तों। अब जैसा कि ये जो इस समिति के समक्ष जो देसी रियासतों का जो मत था वो सर वेस्ली स्कॉट ने रखा था। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आज अपन ने 1857 की क्रांति पढ़ी अच्छे से, तो अपन ने सारे पॉइंट्स अपन ने ले लिए हैं। ये वन शॉट क्लास थी, चाहे आरएएस मेंस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, सबके लिए जो ये क्लास थी ये इंपॉर्टेंट थी। तो अपन ने इस तरीके से पहले तो पृष्ठभूमि तैयार की और उस पृष्ठभूमि के तहत अपने 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ी दोस्तों। अब जो है अपन इस क्लास का समापन आज यहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।